चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के चैप्टर नंबर 6 सर्विस सेक्टर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं सर्विस सेक्टर में राजस्थान गवर्नमेंट या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किन किन चीज़ों को मानती है सर्विस सेक्टर में। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने हाईलाइट किया है नेशनल अकाउंट्स के अनुसार, राजस्थान हमारे इंडिया के नेशनल अकाउंट्स के अनुसार जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या आता है। ट्रेड, ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार आता है, होटल्स आती हैं, रेस्टोरेंट आते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आता है, स्टोरेज आता है, कम्युनिकेशन आता है, फाइनेंसिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, रियल एस्टेट आता है और बिजनेस और कम्युनिटी सर्विसेज आती हैं। इसके अलावा सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज आती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो आपके सामने एंटिटीज़ हैं, ये सभी एंटिटीज़ हम सर्विस सेक्टर के अंदर मानते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से हम किन्हें सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, तो सेवाओं के क्षेत्र में ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर मुख्यतः 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर होता है। तीसरा जो क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र जो कहलाता है, थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है इसलिए ये इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करता होगा, या मैं ये कहूँ कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता होगा, जिसको हम राजस्थान में GSVA के नाम से जानते हैं। ये वैसे हम कवर कर चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर जब हमने मैक्रो इकोनॉमी पढ़ी थी राजस्थान की, लेकिन फिर से ये चीज़ आ रही है। ये बता देता हूँ आपको कि जो सर्विस सेक्टर का जो टोटल GSVA के अंदर योगदान है, करंट प्राइसेस पे यहाँ लिखा है साफ, करंट प्राइसेस मतलब जो प्रचलित दरें हैं उनके ऊपर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है राजस्थान के अंदर वो है 45.43%। बाकी का जितना तकरीबन 55% के आसपास बचा वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, प्राथमिक और द्वितीयक मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो थर्ड सेक्टर है इकोनॉमी का, सर्विस सेक्टर, वो 45.43% कंट्रीब्यूट करता है हमारी राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जिसे हम GSVA के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए दोनों में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार 47.17% इसका शेयर था 100% में से, तो वो कम होके 45.43 हो चुका है। इसका मतलब इसमें कमी आई है। ठीक है, क्योंकि कोविड आया था, कोविड की वजह से कई सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ पे नौकरियों में कमी आई थी। ठीक है, चलिए ये करंट प्राइसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 2 तरह की प्राइसेस होती हैं, एक तो करंट होती हैं और एक स्टैटिक प्राइसेस होती हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे स्टैटिक प्राइस या मैं कहूँ कांस्टेंट प्राइसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके डेटा तो नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन उसने बताया है कि पिछली बार के मुकाबले कितना % कमी आई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टैटिक प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइसेस पे पिछली बार के मुकाबले 10.95% की गिरावट आई है GSVA में। किसकी तरफ से? सर्विस सेक्टर की तरफ से। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ राजस्थान जो पहला चैप्टर था उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य हिंदी के अंदर चैप्टर है, उसमें सब कुछ बता चुका हूँ आपको। ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप चाहें तो वहाँ से कवर कर लें, बार बार इस चीज़ को ना देखें, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आपको डेटा याद रखना है, -10.95% इतनी गिरावट हुई पिछले बार के मुकाबले एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, स्थिर दरों के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अब ये देखते हैं जो हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मैंने आपको बताया ट्रेड होता है, रियल एस्टेट होता है, होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं। तो इन सब के अंदर हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या योगदान किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा इस बार वो ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट का रहा। ठीक है, जिन्होंने हमारे पूरे के पूरे सर्विस सेक्टर के अंदर जो योगदान दिया वो 26% का योगदान दिया। केवल सर्विस सेक्टर के योगदान की बात हो रही है। अगर सर्विस सेक्टर को अगर 100% मानूं, या अगर 100% टोटल मेरा सर्विस सेक्टर है, तो उस 100% के अंदर 26% योगदान किसका रहा? ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट का। इसी तरीके से 24.60% का योगदान किसका रहा? रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब होता है जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं। ठीक है, तो
तो ध्यान रखिएगा इनका योगदान कितना रहा, 24.60। और इसके आगे भी इनका योगदान दे रखा है, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का जो योगदान है वो दे रखा है 21.49%। तो देखिए आपसे इनके डेटा तो नहीं पूछने वाला, लेकिन आपसे हो सकता है इनको ऑर्डर में जमवा ले कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें इनकी कंट्रीब्यूशन के अनुसार, ठीक है, किसमें, सर्विस सेक्टर में। तो ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट का। सेकंड नंबर पे रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का, ठीक है। थर्ड नंबर पे है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसके आगे भी गिवन है, वो जो टेबल में है नीचे एक पाई चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर गिवन है सब कुछ, ठीक है। 26% जो योगदान है वो ट्रेड एंड होटल रेस्टोरेंट्स का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 24.60 जो योगदान है रियल एस्टेट, ओनर ऑफ डवेलिंग्स एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का है, ठीक है। थर्ड नंबर पे योगदान है 21.49% का है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का है। और उसके बाद जो योगदान है 11.30 का ये अदर सर्विसेज का है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इन चार को आप याद कर लें शुरुआत के, और इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखें। इनके अगर आपको डेटा याद नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है, डेटा के ऊपर आप ना जाएं, डेटा मुश्किल ही पूछेगा इनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके काम का नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतना डीप पूछने की संभावना नहीं है इन लोगों की। बस आप एक जनरल आइडिया रखिएगा कि भाई पिछले कई सालों की तुलना में, जैसे अगर 2011-12 से अगर मैं तुलना करूं, तो अब तक तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, ये 15.67% बढ़ चुका है, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका जो योगदान है सर्विस सेक्टर का जीएसवीए में बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन ये पूछने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इतना ज़्यादा आप इसमें ना उलझें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो अलग अलग सर्विस सेक्टर्स हैं उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास आया टूरिज्म। टूरिज्म देखिए राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है टूरिज्म, क्योंकि राजस्थान एक अपने आप में बहुत कलरफुल स्टेट है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं, और हमारी इकोनॉमी का एक ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए टूरिज्म। तो इस वजह से हम इसके बारे में काफ़ी बातें करते हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देती है। अब टूरिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे हमारे यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस क्या क्या हैं राजस्थान के लिए। तो देखिए लग्जरी ट्रेन्स हैं हमारे पास, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स हो गए, हमारे यहाँ कई फोर्ट्स बने हुए हैं, पैलेसेस हैं, हवेलियाँ हैं, हमारे यहाँ कई तरह के त्योहार हैं, कई तरह के हमारे यहाँ पे फेयर्स हैं, फेयर्स मतलब मेले लगते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, हेरिटेज होटल्स हमारे यहाँ हैं, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक, फोक डांस वगैरह, ये सब चीज़ें राजस्थान की तरफ बाहर के देशों के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब जब अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को, तो डेफिनेट बात है अगर टूरिस्ट बाहर से इंडिया के अंदर आएगा और राजस्थान में आएगा, तो राजस्थान में वो रहने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए पैसा खर्चा करेगा। जब वो खर्चा करता है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो ना केवल सरकार की जेब में जाती है, थोड़ा सा पैसा, जेब का मतलब है सरकारी खजाने में, इसके अलावा उससे कई सारा हमारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए टूरिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए खेती बाड़ी तो हमारे यहाँ है नहीं, बहुत कम खेती बाड़ी है, आधा से ज़्यादा हमारे पास रेगिस्तान है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं राजस्थान में, इसलिए टूरिज्म का अपने आप में बहुत ज़्यादा रोल जनरेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टोटल कितने लाख विजिटर्स या टूरिस्ट राजस्थान में घूमने में आए, ठीक है, तो 2020 तक 155.63 155.63 लाख लोग बाहर से घूमने राजस्थान में आए। बाहर का मतलब राजस्थान के बाहर की बात हो रही है। तो राजस्थान के बाहर हम अगर बात करूं तो भारतीय कितने लोग थे, 151.17 लोग तो भारतीय थे, जबकि विदेशी कितने लोग थे, इनमें से 4.46 लाख लोग विदेशी थे, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से देखिए राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 एक नई लॉन्च की गई है। तो देखिए कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई निम्नलिखित में से किस पॉलिसी का ईयर मैच नहीं है, वो अलग अलग पॉलिसीज़ आपके सामने रख देगा। जैसे मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में ये बताई थी, आपको रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, सोलर एनर्जी की नई पॉलिसी बनाई है, और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ नई गवर्नमेंट ने नई लॉन्च कर दी है। तो उनमें वो सामने ईयर लिख देगा और वो पूछ लेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मैच नहीं करता, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
तो वो सामने जो पॉलिसी के ईयर होते हैं वो ईयर आपको ध्यान रखने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और इस गवर्नमेंट ने जो नई नई पॉलिसीज़ लॉन्च की 2018 दिसंबर के बाद, वो तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। उनके ईयर तो कम से कम याद रखने, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी 2020 जो है वो 9 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। नई टूरिज्म पॉलिसी है राजस्थान गवर्नमेंट की, पुराने वाली गवर्नमेंट की हटा के नई इन्होंने लागू की है। इसी पॉलिसी के अंतर्गत देखिए इन्होंने एक पुलिस स्टेशन भी इन्होंने नया खोला है, स्थापित किया है जोधपुर में, ठीक है। इसके पहले से जयपुर उदयपुर के अंदर पहले से टूरिस्ट के पुलिस स्टेशन थे। टूरिस्ट पुलिस स्टेशन का मतलब है जहाँ पे टूरिस्ट से संबंधी समस्याओं का निवारण किया जाता है, अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है, या अगर टूरिस्ट के साथ ये कहूँगा अगर लूटपाट होती है, तो इन थानों के अंदर उनकी तुरंत सुनवाई की जाती है, ठीक है। तो जयपुर और उदयपुर अपने आप में पहले से ही बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए वहाँ पे तो पहले से ओपन थे, ठीक है, पुलिस स्टेशन। लेकिन अब इन्होंने जोधपुर में भी खोल दिया है, तो टोटल 3 टूरिस्ट पुलिस स्टेशन हैं राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैलानियों के लिए 3 पुलिस थाने हैं राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमने और क्या काम किया। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन आपको पता होगा, कोविड के समय जो भारतीय लोग बाहर फंसे हुए थे उनको इंडिया में लाने के लिए हमने फ़्लाइट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया था। तो कई सारी फ़्लाइट्स जो थी वो राजस्थान में भी हमारे उतरी थी, राजस्थान में आई थी। तो उनमें देखिए वंदे भारत मिशन में हमने तकरीबन 56,348 एनआरआईज़ को इंडिया लेके आए थे, ठीक है। कितनी फ़्लाइट्स के माध्यम से? 4 से 14 फ़्लाइट्स के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये कहीं ना कहीं उपलब्धि दर्शाते हैं सरकार की, तो इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कब से कब के बीच में? 22 मई से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में इन लोगों को लाया गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा 8,550 जो एनआरआई थे उनके लिए अरेंजमेंट्स भी किए गए थे। 7 दिन का मैंडेटरी होटल जो क्वारंटाइन था उनको प्रोवाइड किया गया था, होटल इसके लिए, और नॉमिनल रेट पे उनको काफ़ी कम पैसा लिया गया था उनसे। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना ही गिवन है, इससे ज़्यादा नहीं गिवन इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ख़ास नहीं है जिसमें से हमारे क्वेश्चन आने की संभावना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने देखिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया था कोरोना के अगेंस्ट, टूरिज्म डिपार्टमेंट में। कब से कब के बीच में चला था? 23 से 30 जून 2020 के बीच में चला था। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा सप्ताह इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। ये 2020 की बात है, 21 की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है www.tourism.rajasthan.gov.in। तो क्या पता ये भी पूछ ले आपसे वेबसाइट का नाम, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कई सारे अवार्ड्स की बात है, अवार्ड्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर में सबसे पहले जो नाम आया वो आया जवाहर कला केंद्र का, ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। और जेएलएन मार्ग जो है उस पर स्थित है ये। और इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप प्लेस वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। डांस वगैरह का, थिएटर वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ ऑर्गेनाइज होती हैं। बड़ा सा लॉन है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के फेयर्स हर कुछ समय बाद ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है जेके के अपने आप में। इतना ज़्यादा आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि ये क्या काम का है, ठीक है। ये खासतौर से कल्चर को एक्सपेंड करता है, राजस्थान के कल्चर को एडवर्टाइज करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। इसलिए है केवल ये जेके की स्थापना इसलिए की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, देखिए एक यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है पुरा संपदा। पुरा संपदा एक बुकलेट है, और ये बुकलेट किसकी है? दरअसल ये इस डिपार्टमेंट की है, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। इस डिपार्टमेंट की बुकलेट है जो ये हर साल पब्लिश करता है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिए, क्या पता आपसे पूछ ले कि भाई आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट की जो जर्नल है या बुकलेट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पुरा संपदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट म्यूजियम 12 के अंदर इनॉग्रेट हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था 20 अगस्त 2020 को। ध्यान रख लीजिए किस म्यूजियम का उद्घाटन किया, क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। बाकी यहाँ पे ऊपर जो डेटा गिवन है ये बहुत ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा डेटा वो पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। आप चाहें तो एक बार इसकी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ काम का मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा में से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती। एक अलग से जो डेटा लिखा रहता है जो काम का लगता है थोड़ा सा, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आती है, ठीक है। अब देखिए देवस्थान डिपार्टमेंट की बात हो रही है। देवस्थान डिपार्टमेंट अपने आप में क्या है?
जो हमारे यहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन और वहाँ पे रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट बना रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसका नाम है देवस्थान डिपार्टमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं पूरे स्टेट के अंदर, उन सब का जो मैनेजमेंट होता है वो यही डिपार्टमेंट करता है, देवस्थान डिपार्टमेंट। तो मेजर इसके फंक्शंस क्या हैं देख लीजिए। रिपेयर करता है, रिपेयर मतलब मरम्मत करने का काम, रिनोवेशन, अगर पुरानी चीज़ हो गई है तो उसको हटा के फिर से नए तरीके से बनाना, ठीक है, और डेवलपमेंट काम करवाता है मंदिरों के आसपास के मंदिरों में। ठीक है, इसके अलावा अगर टेम्पल्स को पैसे की ज़रूरत होती है रन करने के लिए तो ये पैसे भी प्रोवाइड करवाते हैं ट्रस्ट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये कुछ योजनाएं हैं जिन्हें स्पॉन्सर भी करता है, जैसे सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना और सिंधु दर्शन योजना, ये दो प्रकार की योजनाएं हैं जिन्हें ये डिपार्टमेंट स्पॉन्सर भी करता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे नाम है काफ़ी सारे गिवन तीर्थ स्थलों के जहाँ पे फ्री में यात्रा की जा सकती है लोगों के द्वारा। ठीक है, दरअसल एक बार यात्रा करने के बाद आप इस डिपार्टमेंट से जाके अपना पैसा ले सकते हैं वापस। ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ऐसी कोई योजना है ये। ठीक है, इसके अलावा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना भी है। इसमें देखिए ज़्यादा क्योंकि इंडिया के बाहर कैलाश मानसरोवर है तो यहाँ का जो पूरा पैसा है वो ये डिपार्टमेंट वहन नहीं करता, केवल 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देता है आपको टोटल यात्रा पर, और केवल 100 लाख रुपए ये देगा। इसका मतलब ये होगा केवल 100 लोगों को ये चूज़ करते हैं जिनको कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत ये लाभ प्रदान करते हैं, सभी लोगों के लिए नहीं है, जबकि इससे पहले वाली यात्रा सभी लोगों के लिए थी। ठीक है, पहले वाली योजना सभी लोगों के लिए थी, लेकिन ये कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल 100 लोगों के लिए होगी, क्योंकि 100 लाख का बजट है और एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया मिलता है। कैलाश मानसरोवर चाइना में पड़ता है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक मोक्ष कलश योजना हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जब रोडवेज के बारे में पढ़ा था। होता क्या है कि हरिद्वार तक जाने के लिए जो अस्थियां विसर्जन करनी होती हैं, तो हरिद्वार जाने के लिए किसी फैमिली के 2 मेंबर्स को अलाउ करते हैं रोडवेज बसें फ्री ट्रैवल, और रोडवेज बसों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई देवस्थान डिपार्टमेंट करता है 2 टिकट्स की। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्कीम है ये। आगे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज की बात कर लेते हैं। देखिए बैंकिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन इकोनॉमी में से ज़्यादा आते हैं, तो बैंकिंग के ऊपर डायरेक्टली स्टेट से क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट फिर भी इसके अंदर कुछ एक डेटा है, वो डेटा आपको बता देता हूँ कि किस तरह के डेटा आने की संभावना है यहाँ से आपके लिए। हाँ, एक तो ये डेटा याद रखिएगा, 75.41% जो है हमारे राजस्थान के अंदर वो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। जो टोटल डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर उसमें से कितना परसेंट वो लोग लोन दे चुके हैं, इसे बोलते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, तो जितने डिपॉजिट पे लोन दे चुके हैं टोटल डिपॉजिट पे, तो हमारे राजस्थान में 75.41% राजस्थान का है। मतलब राजस्थान में जितनी बैंक हैं उनमें जितना भी डिपॉजिट है उसका तकरीबन 75.41% वो बैंक्स लोगों को लोन दे चुके हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे डेटा गिवन है वो ये है कि राजस्थान में कितने लोगों पे एक बैंक ब्रांच है, तो 10,348, तकरीबन 10,348 लोगों के ऊपर एक बैंक ब्रांच है पूरे राजस्थान में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रति बैंक ब्रांच कितने लोगों की सर्विस कर सकती है एक बैंक ब्रांच, तो 10,348 लोगों की सर्विस कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा डेटा। इसके अलावा एक एक बैंक जो है तकरीबन राजस्थान के 45 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक बैंक जो है, एक बैंक ब्रांच जो है राजस्थान में वो 45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती है और उसके अंदर रहने वाले 10,348 लोगों को सर्विस प्रदान करती है। आप इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा देखिए डिजिटल पेमेंट की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा डिजिटल पेमेंट आजकल जन आधार कार्ड के माध्यम से हो जाता है। जन आधार कार्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की, नई राजस्थान गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, इसको मैंने आगे हाईलाइट किया हुआ है, लंबा चौड़ा काफ़ी। ठीक है, तो उसमें हम बात कर लेंगे, बैंकिंग में इसकी बात नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा जन आधार कार्ड जो है उससे आप लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अब एक और कंसेप्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होता है, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के बारे में आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि राजस्थान में 19,512 बिजनेस करस्पॉन्डेंट हैं।
अब समझिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, तो बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए दूर दराज के गांव जो होते हैं वहाँ पे हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता कि किसी बैंक ब्रांच को खोला जाए, लेकिन वहाँ की आबादी को बैंक से जोड़ने के लिए बैंक्स क्या करते हैं, अपने कुछ एजेंट, जैसे कोई दुकानदार हुआ, ठीक है, किराने वाला हुआ, उसके पास बैंकिंग की सुविधा शुरू कर देते हैं, या ये कहूँ कि बैंक वाले उसे अपना एजेंट बना के बिठा देते हैं किसी गांव के अंदर, ताकि वो लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान कर सके। जैसे बैंक में लोग पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं उस व्यक्ति के पास जाके, तो उसी व्यक्ति को क्या संज्ञा दी गई है, उसी व्यक्ति को क्या कहा गया है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टर्म जो है ये दरअसल किसी व्यक्ति के लिए यूज़ की गई है जो कि बैंक के एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं राजस्थान में काम करने वाले, 19,512। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पे डेटा पे नहीं आएगा, पूछेगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो क्वेश्चन देगा आपको, तो उसके अंदर वो क्वेश्चन पूछेगा। तो एक ऑप्शन आपको बैंक देगा, एक क्वेश्चन आपको ट्रेड देगा, एक क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर देगा, ऐसे करके आपको 4-5 ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखिएगा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का संबंध है बैंकिंग से, ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। देखिए ये स्कीम पुरानी हो चुकी है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम थी। ये इसका उद्देश्य क्या था, खासतौर से SC ST और महिला उद्यमियों को लोन देने की स्कीम थी, ताकि वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। नॉन एग्रीकल्चरल बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। ये इसलिए एक योजना थी स्टैंड अप इंडिया। ठीक, इसके लिए SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन देने की सुविधा थी, और 7 साल के लिए ये लोन दिया जाता था, 7 साल में ये लोन रीपेमेंट करना होता था। और ये थी किसके लिए, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस का मतलब होता है ऐसी एंटरप्राइजेस या कहूँ फैक्ट्रीज वगैरह जो बिल्कुल नए सिरे से बनाई जाएं। ठीक है, पुरानी चीज़ को रिनोवेट करने की बात नहीं होती, ठीक है, पुरानी चीज़ को गिरा के दोबारा बनाने की बात नहीं होती, खाली ज़मीन पे बिल्कुल नए कंस्ट्रक्शन की बात होती है, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो ध्यान रखिएगा, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मतलब उद्यमियों के लिए थी। ठीक है, और 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इसमें मिल सकता है, 7 साल में रीपेमेंट करना होता है। और ये जो योजना है ये किसके माध्यम से हमारी केंद्र सरकार चला रही है, ये चला रही है SIDBI के माध्यम से। SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, और कौन कौन सी योजना है, देखिए जनधन योजना है। जनधन योजना के अंतर्गत अभी तक राजस्थान में तकरीबन 3 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, 2.90 करोड़ अभी तक अकाउंट्स ओपन किए जा चुके हैं, जनधन अकाउंट। ठीक है, जनधन अकाउंट मतलब जो जीरो बैलेंस के अकाउंट होते हैं उनको जनधन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और तकरीबन इनमें से 87.70 अकाउंट्स को आधार से जोड़ा जा चुका है, ऐसी बात लिखी हुई है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कितने करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं जनधन योजना के अंतर्गत राजस्थान में। ऑल ओवर इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, हाँ, अब IT के बारे में बात कर लेते हैं। तो IT के बारे में देखिए, राजस्थान हमेशा से आगे रहा है, तो इस पे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं IT के क्षेत्र में, और ख़ासतौर से राजस्थान गवर्नमेंट IT के क्षेत्र में क्या क्या नए नए इनोवेशंस कर रही है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एक देखिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ये इसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल क्या करता है, जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, सर्विसेज वगैरह होती हैं, उनकी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है, सिटीजन को पहुंचाता है। लिखा हुआ है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन इन एन एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल मैनर। ठीक है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसे आराम से। तो ध्यान रखिएगा, लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है, जन सूचना पोर्टल। और इस पोर्टल के ऊपर यहाँ जो आंकड़े लिखे हैं, ये आंकड़े कई बार पूछ लेता है, कितने प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, 277 प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन 277 है। कितनी स्कीम्स के बारे में, 99 स्कीम्स के बारे में, जो कि 55 डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के 55 डिपार्टमेंट की 99 स्कीमों के बारे में 270 प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने, कई बार इन्हीं आंकड़ों के ऊपर क्वेश्चन आता है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जन सूचना पोर्टल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अंदर का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने जब वहाँ पे स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो लोग, तो स्टेटमेंट्स में पूछते हैं, और इनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देंगे तो 55 में गड़बड़ कर देंगे, या 99 में गड़बड़ कर देंगे, या 277 में गड़बड़ कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ गलत हो जाएगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अब इसके अलावा देखिए, राजस्थान स्टार्टअप जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में है, उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया था स्टार्टअप के लिए। इसका नाम था आई स्टार्ट पोर्टल। आई स्टार्ट पोर्टल दरअसल कुछ नहीं है, ये एक सिंगल विंडो है। मतलब आप एक ही जगह पे लॉगिन करें, और एक ही जगह पे लॉगिन करके आप जो स्टार्टअप से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं वगैरह होती हैं राजस्थान में ओपन करने के लिए, उन सबको आप एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हमारे राजस्थान में इंक्यूबेटर भी बनाए गए। ठीक है, स्टार्टअप के इंक्यूबेटर भी बनाए गए हैं। इंक्यूबेटर मतलब एक ऐसी बड़ी सी जगह होगी जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप को लॉन्च करने वाले लोग एक साथ मिल सकते हैं और आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम दिया, इंक्यूबेटर का नाम इन्होंने आई स्टार्ट नेस्ट नाम दिया। एक घोंसला है एक प्रकार का। ठीक है, जो छोटा सा एक इंक्यूबेटर टाइप का घोंसला हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है? जयपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर ऐसी छोटे छोटे इन्होंने जगह लॉन्च की है, जहाँ पे स्टार्टअप लॉन्च करने वाले लोग आपस में आके मिलके कुछ छोटे मोटी चीज़ों पे काम कर सकें, एक अपनी आइडिया को आकार दे सकें। उसको दिया इन्होंने नाम आई स्टार्ट नेस्ट, एक प्रकार का इंक्यूबेटर है, जयपुर, उदयपुर और कोटा में। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में भी इस प्रकार के इंक्यूबेटर को खोलने का काम चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये देखिए राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है पिछली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उस समय उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इस समय क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है राजस्थान के बारे में। क्योंकि देखिए, जितनी भी आपकी ग्रीवांस होती, ग्रीवांस मतलब कंप्लेंट्स होती हैं राजस्थान के नागरिकों की, वो इस पोर्टल के माध्यम से सीधे सीएम का ऑफिस जो होता है उसको कंप्लेन कर सकते हैं। राजस्थान में किसी भी डिपार्टमेंट वगैरह के अगर उन्हें कंप्लेन करनी है, ठीक है, उसके बारे में, और इसका निदान भी होता है। निदान मतलब होता है इसके ऊपर काम भी करते हैं वो लोग वहाँ से बैठ के, प्रॉपर तरीके से इसको रिजॉल्व भी करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इन्होंने हेल्पलाइन बना रखी है उसका नाम है 181 पे आप कॉल करेंगे तो वो राजस्थान संपर्क पोर्टल पे आपको सीधे सीएम हाउस में आपको कनेक्ट करेगी, और आप अपनी समस्या वहाँ बता सकते हैं राजस्थान संपर्क के माध्यम से। ठीक है, और इस पर ये भी बताया इन्होंने कि कितनी कंप्लेंट्स इनको रिसीव हुई थी। तकरीबन 2,80,000 के आसपास कंप्लेन हुई थी, और तकरीबन उतनी ही कंप्लेंट्स इन्होंने पूरी सॉल्व भी कर दी थी। ठीक है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल कुछ नहीं है, एक ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे शिकायतों को सुन के उनका निवारण किया जाता है, निदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राजनेट नाम का, भाई हमारे यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसका नाम राजनेट दिया गया है। ये कुछ नहीं है, ग्राम पंचायतों को भी हमने जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नेटवर्क फैला होता है, सरकारी नेटवर्क जिसे कहते हैं, जिससे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जुड़ा होता है, और ग्राम पंचायत वगैरह हो गए, या मैं कहूँगा पंचायती राज की जो भी इंस्टीट्यूशन होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ज़िला परिषद हो गया, पंचायत समितियाँ होंगी, ये सब जुड़ी होती हैं जिससे आपस में, ठीक है, पूरा प्रशासन जुड़ा होता है। तो उस नेटवर्क का नाम इन्होंने क्या दे दिया? राजनेट दे दिया। ठीक है, बस ये है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और जिस नेटवर्क के माध्यम से राजनेट को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, वो पहले से हमारे राजस्थान में चलने वाला राजस्वान है। ठीक है, राजस्वान नेटवर्क से ही कनेक्टिविटी किसे दी जा रही है? राजनेट को। और राजनेट से हम कनेक्टिविटी कहाँ तक प्रदान कर रहे हैं? ग्राम पंचायतों तक तो हम प्रदान कर रहे हैं। देखिए, वास्तविकता में कुछ नहीं है, एक इंटरनेट कनेक्शन हमने हर ग्राम पंचायत में पहुंचा दिया, केवल इतनी सी बात है, और उसको हमने नाम दे दिया राजनेट, बस ये है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ई मित्र के बारे में। ई मित्र के ऊपर देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपस क्या पता पूछ ले। तकरीबन 88,382 ई मित्र कियोस्क हैं पूरे राजस्थान में। 88,382 ई मित्र कियोस्क हैं पूरे राजस्थान में, जिनमें 475 प्रकार की अलग अलग सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सर्विसेज और कितने ई मित्र कियोस्क हैं। ठीक है, 475 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ई मित्र प्लस कियोस्क भी हैं। ई मित्र तो हैं ही, इसके अलावा ई मित्र प्लस कियोस्क भी हैं,
तो उनकी संख्या कितनी है? 14,891, 14,891। ध्यान रखिएगा, ई मित्र कियोस्क अलग होते हैं, ई मित्र प्लस कियोस्क अलग होते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, काम बिल्कुल दोनों पे एक होता है। बस एक कह लें आप एटीएम टाइप की मशीन होती है ई मित्र प्लस कियोस्क, और कुछ नहीं होता। जबकि ई मित्र पे आप जाएंगे तो ई मित्र कियोस्क पे आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो आपकी डेटा वगैरह खुद एंटर करता है, जबकि ई मित्र प्लस कियोस्क एक प्रकार की एटीएम मशीन है जहाँ पे आप खुद अपना डेटा वगैरह एंटर कर सकते हैं, और उसमें आप पैसे भी जमा कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद प्रिंट कर सकते हैं। केवल ये होता है ई मित्र प्लस कियोस्क। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, राजस्थान एकमात्र पहला ऐसा स्टेट था जिसने खुद के नाम से एक ईमेल सर्विस स्टार्ट की थी, और आप लोग भी अपना ईमेल अगर बनाना चाहें तो इस डोमेन नेम के साथ बना सकते हैं, जिसका डोमेन है @rajasthan.bharat या rajasthan.in। अगर आप भी अपना ईमेल बनाना चाहें तो इस डोमेन नेम के साथ बना सकते हैं। ये पहला राज्य था पूरे भारत में जिसने इस तरीके से शुरुआत की थी कि अपने स्टेट का नाम दिया, उससे आप अपना ईमेल खुद खोल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक क्या डोमेन नेम है, @भारत.राजस्थान नहीं है, @राजस्थान.भारत है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। राजकाज, देखिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें अपने सर्विस से संबंधित जो काम करने होते हैं उसके लिए इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल दिया जिसका नाम है राजकाज। जैसे अपनी वो उनको अगर लीव चाहिए, लीव मतलब छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकते हैं, जैसे लीव मैनेजमेंट हो गया, लीव इनकैशमेंट एप्लीकेशन हो गया, एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट हो गया, एनओसी हो गया। ये सारे के सारे काम इस पोर्टल के माध्यम से वो लोग कर सकते हैं, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को अभी तक राजगाद से जोड़ा गया है, तो 70 प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, 70 डिपार्टमेंट्स को अभी तक राजगाद से जोड़ा गया है, सारे डिपार्टमेंट्स को नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक और चीज़ आई, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अभय कमांड सेंटर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, या अभय सेंटर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जितने हमारे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अभय कमांड सेंटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा किस बेसिस पे काम करते हैं, सीसीटीवी और जीपीएस बेस्ड सिक्योरिटी प्रदान करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग सारी कहाँ जाती है, जो आप चौराहे वगैरह पे लगे देखते हो, इन्हीं पे जाती है, अभय कमांड सेंटर में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट में हर एक में अभय कमांड सेंटर है, जिनमें सात तो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं 33 डिस्ट्रिक्ट में से। तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 7 जगह तो वहाँ पर हैं। ठीक है, कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। ठीक है, इन जगहों पे तो हैं ही। इसके अलावा बाकी बची हुई 26 डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये हैं। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स में अभय कमांड सेंटर हैं। चलिए आगे देखिए, कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड राजस्थान गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, इसका नाम था www.covidinfo.rajasthan.gov.in। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने एक ऐप भी बनाई थी, ई औषधि कोविड-19। ये कुछ नहीं करती थी, केवल जो 57 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी कोविड-19 की, उनके मैनेजमेंट को, उनके स्टॉक को मॉनिटर करने के काम आती थी। ठीक है, ई औषधि कोविड-19। ठीक है, इसके अलावा राज कोविड इन्फो ऐप भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, ये कुछ नहीं करता था, ये ट्रैक करता था कि भाई कितना ज़्यादा कहीं पे हीट रिलीज हो रही है, तो उसके बेसिस पे ये पता लगाते थे कि इन्फेक्शन वगैरह के बारे में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं इसे। इसके अलावा राजकॉप सिटीजन ऐप भी इन्होंने लॉन्च की थी। जब कोविड के समय लोग घरों के बाहर नहीं निकल पाते थे, तो जो आने जाने के लिए पास वगैरह बना करते थे, जिसको दिखा के, पुलिस को दिखा के आप कहीं आ जा सकते थे, तो ये जो पास बनते थे इसी ऐप के ऊपर बनते थे, राजकॉप सिटीजन ऐप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद राजस्थान जन आधार योजना, ये देखिए मैंने बताया था आपको, जन आधार योजना अपने आप में बहुत बड़ी है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, पहले देखिए इसका जो स्लोगन है, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो दिया था, वो स्लोगन है, वन नंबर वन कार्ड एंड वन आइडेंटिटी। ये याद होना चाहिए आपको, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, स्लोगन क्या है जन आधार योजना का, ये पूछ लेगा। तो वन नंबर वन कार्ड वन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एक ही कार्ड
ठीक है, मतलब इस कार्ड को बहुत सारी दूसरी चीज़ों से लिंक कर सकते हैं और नंबर एक ही रहेगा। मतलब ये एक प्रकार से आधार कार्ड जो सबके पास होता है उसी प्रकार का कार्ड होने वाला है। इसके लिए इन्होंने एक अथॉरिटी की स्थापना भी की, अभिकरण की, जन आधार अथॉरिटी की स्थापना भी करने की बात की गई है। ठीक है, जो पूरे के पूरे जन आधार योजना को संभालेगा। इसकी लॉन्च कब किया गया था जन आधार योजना का? 18 दिसंबर 2019 को इसका लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। जो भी योजनाएं इस सरकार ने लॉन्च की हैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ना, उसकी डेट को, वो सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। देखिए, मैंने सब कुछ हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। इन पे आपको क्वेश्चन मेरे को लगता है आने की संभावना है जन आधार योजना पे। और इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट वाइज ही आएगा। वो आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, सारे सही हो सकते हैं, या 1-2 में से गलत हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको स्टेटमेंट्स पूरे पढ़े होने चाहिए और ढंग से याद होने चाहिए आपको ये वाले ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस। ध्यान रखिएगा, ये क्या काम कर रहा है? एक डेटाबेस बनाने का काम कर रहा है जिसका आधार क्या है? सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, और डेमोग्राफिक। ठीक है, ये उसका आधार होने वाला है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक आधार होने वाला है जो डेटाबेस बनने वाला है उसका। ठीक है, और किसका बनेगा? फैमिलीज जो हैं राजस्थान के अंदर रहने वाली, उनका बनेगा। ठीक है, उनका डेटाबेस एक तैयार होगा ताकि राजस्थान गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि कितने लोग कितनी गरीबी में या कितनी अमीरी में रह रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो वापस से आ चुकी है, 1 नंबर 1 कार्ड एंड 1 आइडेंटिटी। ठीक है, और इस कार्ड का जो यूज़ होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यूज़ किया जाएगा और साथ ही साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी इस कार्ड को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी का कार्ड भी है, एड्रेस का कार्ड भी है, साथ ही साथ ये एक इसका जो बेसिस है वो क्या है? सोशो इकोनॉमिक जो हमारी असमानताएं हैं उसको मेजर करने के लिए एक डेटाबेस बनाया जा रहा है राजस्थान में। उस डेटाबेस को पूरा करने के लिए इस कार्ड का इशू किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि सरकारी योजनाओं को ढंग से, जो वास्तविक तौर पर जो ज़रूरी, जिनको ज़रूरत है योजनाओं की, उन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इस कार्ड का क्या इस्तेमाल हो सकता है? इससे हम डायरेक्ट जो कैश होता है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं उनके अकाउंट के अंदर। और इसके अलावा जो नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, नॉन कैश बेनिफिट्स मतलब होता है जैसे आपको गेहूं मिल जाता है सस्ती दरों पे राशन की दुकानों से, ये एक प्रकार का नॉन कैश बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इस कार्ड का इस्तेमाल राशन की दुकानों पे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैश बेनिफिट में भी काम आता है, नॉन कैश बेनिफिट में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ई कॉमर्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, इंश्योरेंस बेनिफिट्स जो होते हैं, उनमें भी इसका काम आ सकता है। ठीक है, ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में। ठीक है, और इसके अलावा ई मित्र पे भी इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और ई मित्र का जो सिस्टम है, ई मित्र सिस्टम को इस कार्ड के माध्यम से, जो हमने बात की थी अथॉरिटी की, जन आधार अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के अंडर लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा ई मित्र सिस्टम को आने वाले समय में कौन सी अथॉरिटी कंट्रोल करने वाली? राजस्थान में जन आधार अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का भी एक तरीका है। ठीक है, ये तो ऐसी ही बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, वैसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अ, लोगों तक, पब्लिक तक वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाने का भी एक माध्यम बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये बस ये बढ़ा चढ़ा के लिखने वाली बातें हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बात की बातें, लेकिन आगे वाली बातें आपको याद रखनी है, वो उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का क्या क्या किया गया है। ध्यान रखिएगा कि पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन भी कि भाई कौन कौन लोग हैं जो जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी फैमिलीज़ जो राजस्थान स्टेट की रेजिडेंट हैं वो इस कार्ड को बनवा सकती हैं। मतलब जो निवासी हैं राजस्थान के, वो सभी बनवा सकते हैं जन आधार कार्ड को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा ये जो कार्ड बनेगा, इस कार्ड के अंदर हर एक फैमिली को एक यूनिक आईडी मिलेगी जिसमें 10 डिजिट होंगे। ध्यान रखिएगा, हर एक फैमिली की पहचान के लिए एक नंबर दिया जाएगा
जिसमें 10 अंक होंगे और एक फैमिली के अंदर जितने भी लोग होंगे उन लोगों को भी इस कार्ड के ऊपर दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक मेंबर को एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और उस नंबर की संख्या होगी 11। वो 11 डिजिट का होगा। प्रत्येक मेंबर को जो इंडिविजुअल दिया जाएगा आईडी, उसका नंबर होगा 11। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 10 डिजिट तो है फैमिली की आईडी और 11 डिजिट है प्रत्येक जो मेंबर होगा फैमिली का उसकी आईडी का नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि 100 लाख से ज़्यादा जन आधार कार्ड एनएफएस फैमिली को अभी तक प्रिंट किए जा चुके हैं, 80 लाख बांटे जा चुके हैं। या आप चाहें तो देख लें, बाकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए इम्पॉर्टेंट बात जो आई वो ये आई कि 102 स्कीम्स जो राजस्थान में चल रही हैं उनका फ़ायदा जन आधार कार्ड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 102 स्कीम्स। अब देखिए ध्यान से कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है जन आधार योजना का। तो स्टेट लेवल पे तो देखिए इसको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, उसका नाम है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट तो भाई देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जन आधार योजना का। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आएगा अगर आपके पास आया कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जन आधार योजना का। ठीक है, तो उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट आएगा आंसर। ठीक है, हमारे गृह मंत्रालय नहीं है, राजस्थान का गृह मंत्रालय से कंट्रोल नहीं करता, प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, और इसके संभालने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो डेजिग्नेशन है वो है डायरेक्टर कम जॉइंट सेक्रेटरी, किसका, डीईएस। ठीक है, डीईएस के व्यक्ति है, वो व्यक्ति इसको संभालता है। ठीक है, बजट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, सॉरी, उसको बजट कंट्रोल करता है इस योजना का डीईएस, डायरेक्टर कम जॉइंट सेक्रेटरी, किसका, डीईएस का, वो इसकी बजट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि इसमें जो डेटाबेस वगैरह तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है जन आधार योजना के अंतर्गत, वो दी गई है राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, ये कंपनी जो है ये वास्तविक तौर पर डेटा कार्ड वगैरह प्रिंट करती है, जन आधार योजना के कार्ड जो होती है उनको प्रिंट करती है, उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है डेटाबेस पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसको पैसा कौन रिलीज करता है, इसके लिए डायरेक्टर कम जॉइंट सेक्रेटरी। और जो इसमें डेटाबेस तैयार करता है, और डेटाबेस कौन तैयार करता है, राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें जो योजना ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं और ब्लॉक लेवल पे ये काम एसडीएम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजस्थान में जन आधार अथॉरिटी को स्थापित करने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है जो 2020 का है। ध्यान रखिएगा, जन आधार अथॉरिटी एक्ट कब का है, 2020 का। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी इसके अंदर अभी तक रजिस्टर करवा चुकी हैं जन आधार स्कीम में, तो है 1.79 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख फैमिलीज इसमें अभी तक रजिस्टर कर चुकी हैं जन आधार योजना में। और उनमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उन फैमिलीज में, तो वो हैं 6.70 करोड़ लोग। ठीक है, तो इतने लोग इसमें एनरोल करवा चुके हैं। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कितने लोग या कितने फैमिली। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। 6.70 तो लोग हैं, वो कितनी फैमिली मिलके बनाते हैं, 1.79 करोड़ फैमिलीज। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हुई जन आधार योजना की। इस पे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जन आधार के ऊपर आया तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं आपको, जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यक्रमों को संभालता है। ठीक है, इसके लिए देखिए इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं डीएसटी के, वो कहाँ कहाँ पे हैं, अजमेर में है। ठीक है, हेडक्वार्टर तो बीकानेर जयपुर में है, सॉरी, बीकानेर में है, कोटा में है, जोधपुर में, उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ सब जगह पे इसके ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिसेज, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ सिटीज़ के नाम हैं, इस वजह से आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा देखिए एक इम्पॉर्टेंट इसका सेंटर है जिसका नाम है SRSAC, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पर है, जोधपुर। ये क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में जो अब आप साइंस एंड टेक वाला सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे आपको गिवन है विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, मतलब राजस्थान का जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है वो आपको पता होना चाहिए, उसमें कुल मिला के इतनी बात गिवन है। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक से संबंधित सारी बातें हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना है, केवल इसलिए कह रहा हूँ आपसे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको इकोनॉमिक रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये साइंस एंड टेक वाला पोर्शन बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है।
लेकिन वहाँ पे जब आपको साइंस एंड टेक वाला पोर्शन देखते हैं अपने सिलेबस में, तो वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, SRSAC कहाँ पे लोकेटेड है? जोधपुर में, ना कि जयपुर में, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का। अब देखिए करता क्या है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। ये कुछ नहीं करता है, ये हमारे एक सर्वे करता है किसी जगह का, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ अगर फॉरेस्ट है, किस प्रकार की सॉइल है, वहाँ पे कितना पानी है, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ये एक जानकारी जुटाता है मैप बना के। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है हम ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से इन सारी चीज़ों को कैप्चर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कितना, कैसी सॉइल है, कितना फॉरेस्ट कवर है, कैसा पानी, कितना अंदर तक पानी है वहाँ पे, ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट करने का प्लान बनाते हैं उसके अनुसार। ठीक है, एक्सप्लॉइट करने का मतलब उनको किस प्रकार दोहन किया जाए, वो इसी मैप के ऊपर बेस्ड होता है उसका प्लान पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मेन काम क्या है SRSEA का? ये मैप करता है, ठीक है, किसको किसको वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज को किसी जगह के, जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ताकि उनका आगे जाके हम तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर पाएँ और प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएँ। ठीक है, ये काम होता है SRSCA का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें काम की चीज़ है वो कुछ नहीं है ज़्यादा। हाँ, एक जगह और मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैंने दिया है आपको स्ट्राइड, STRIDE। ठीक है, ये स्ट्राइड जो अवार्ड है एक प्रकार का है। ठीक है, ये अवार्ड किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है भाई यंग साइंटिस्ट को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, और जो साइंटिफिक जर्नलिज्म लिखते हैं उन कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला, साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। ठीक है, DST की तरफ से दिया जाता है जो, ताकि यंग लोग साइंस लेने को प्रेरित हों। ठीक है, और इस चैप्टर में काम का क्या है? ठीक है, एक और आया भाई राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन क्या है? ये एक प्रकार की देखिए फाउंडेशन बना रखी है, जिसके चेयरमैन कौन है? खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, ये इसके चेयरमैन हैं, और इसका जो मुख्य काम है राजस्थान फाउंडेशन का, ये संवाद स्थापित करती है हमारे राजस्थान की डायस्पोरा से। अब डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? जो प्रवासी राजस्थानी होंगे उनको डायस्पोरा कहा जाएगा। जो राजस्थान के वास्तविक तौर पर लोग थे, लेकिन वो किसी काफ़ी वक्त पहले, अपनी कुछ पुश्तों पहले राजस्थान छोड़ के बाहर जा चुके हैं, आइदर किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो चुके हैं या आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं, वो राजस्थान के डायस्पोरा कहलाते हैं। ठीक है, तो हम उनसे संवाद स्थापित लगातार करके रखते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो राजस्थान में फिर से अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि राजस्थान को थोड़ा बहुत यहाँ पे विकास हो सके। इसलिए हम उनको राजस्थान से जोड़ के रखते हैं, और उसको जोड़ने के लिए हमने जिस फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है उस फाउंडेशन का नाम है राजस्थान फाउंडेशन। ठीक है, ये कुल मिला के इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनको यहाँ से जोड़े रखने के लिए हम अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह की करवाते रहते हैं। ठीक है, कई बार अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स वगैरह होते हैं जहाँ पर उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको बताऊँ, लक्ष्मी मित्तल, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, लक्ष्मी मित्तल राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। इसके अलावा इंडिया में रहने वाले जैसे सिंघानिया फैमिली हो गई, ये राजस्थान की फैमिली है। बिरला फैमिली होगी, राजस्थान की फैमिली है। तो ऐसे करके बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो काफ़ी नामचीन फैमिलीज़ हैं, वो राजस्थान को ही बिलोंग करती हैं। तो ये राजस्थान के डायस्पोरा कहलाते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में आके फिर से राजस्थान के डेवलपमेंट में भागीदार बने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। और हाँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए हमने स्लोगन का इस्तेमाल किया है, वो हमने इस्तेमाल किया है हम राजस्थानी। ठीक है, एक प्रकार का प्रोग्राम है प्रवासी राजस्थानियों को की विज़िट को हम ज़्यादा एक कंफर्टेबल बनाए राजस्थान के लिए। तो उनके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, हम राजस्थानी। ठीक है, प्रवासी राजस्थानियों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं और इसमें क्या काम का है। और देखिए, और कुछ काम का नहीं है। और इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात है, लेकिन वो कुछ कुछ काम का नहीं है, इसमें कुछ दे नहीं रखा आपको। एवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर भी। ठीक है, और ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगला चैप्टर आपका आएगा
वो आएगा अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। अब आने वाले चैप्टर थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आने वाले आप चैप्टर्स को, ठीक है। अभी तक देखिए तकरीबन मैं आधा आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करवा चुका हूँ, 300 पन्नों में से 151 पेज पे आ चुका हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता कि और इसमें ज़्यादा समय लगने वाला है। जितना समय अभी तक लगा है उतने ही समय में, बाकी समय में ये अब समाप्त हो जाएगा। और मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इनको अपलोड करने में, क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा था। अब लेकिन कोशिश करूँगा पूरी कि रेगुलरली आप लोगों को वीडियोस बना के डालूँ, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप केवल इतना पढ़ जाएं। मैं होप करता हूँ कि इसमें से आपका पेपर बैठ जाएगा, जितने क्वेश्चंस आने होंगे राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर से वो सारे इन्हीं के अंदर से आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके बाय।